मैं अपने अतीत की यादों से बाहर आई। खिड़की से बाहर देखा तो शाम ढल रही थी। कमरे में लाइट जलाकर मैंने दरवाज़ा खोला। नीलेश, तुम आ गए। नीलेश ने मुस्कुराकर कहा, कहाँ खोई थी सरकार, जो तुम्हें वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। आज तो मैं विशाल सिन्हा जी की पेंटिंग एग्जीबिशन भी देख कर आ गया। पता है वंशिका, तुम्हें भी चलना चाहिए था मेरे साथ। कितनी सुंदर पेंटिंग थी उनकी। मैं मिला भी विशाल जी से, पर वह बड़े अजीब इंसान लगे मुझे। जानती हो, यह महाशय पहले किसी बड़ी कंपनी में काम करते थे, फिर अचानक सब कुछ छोड़कर पेंटर बन गए। और पता है, इन्होंने अब तक शादी भी नहीं की है। लोग कह रहे थे कि किसी से बहुत प्यार किया करते थे, पर वे उसे पा ना सके, इसलिए बस उसकी याद में कभी कभी शादी न करने का फैसला कर बैठे हैं। नीलेश एग्जीबिशन के बारे में बताकर फिर अपने ऑफिस की बातें करने लगते हैं, लेकिन मेरा ध्यान उनकी तरफ नहीं था। पर मेरा मन तो उन्हीं चंद शब्दों में अटक गया था। शादी नहीं की तो क्या अब तक विशाल मुझे भुला नहीं पाया? नीलेश नीलेश मेरे मन की बेचैनी भांपते हुए बोले, वंशिका, तुम्हें क्या हुआ? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। वंशिका ने कहा, कुछ नहीं, बस जरा थकावट सी लग रही है। यह कहकर मैं बात को टाल गई। अगले दिन दोपहर में नीलेश का ऑफिस से फ़ोन आता है। वह कहते हैं, शाम को मेरा एक मित्र आएगा, तुम घर पर ज़रा अच्छे से तैयारी कर लेना। लेकिन मेरा मन तो अभी भी विशाल की यादों में खोया हुआ था। कितने सवाल थे जो मुझे पूछने थे। एक बार मन भी किया कि मैं जाकर विशाल से मिल भी आऊं, फिर लगा कि होगा भी क्या मिलकर। फिर मैं बिना मन किचन के सारे कामों में लग गई। शाम को सारे काम खत्म करके मैं नीलेश के आने का इंतजार करने लगी। तभी नीलेश का फ़ोन आया। वो कहने लगे, मुझे कुछ काम आ गया है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मुझे थोड़ा समय लग जाएगा आज। मैंने तुम्हें बताया था दिन में मेरे मित्र के बारे में, तो वह आने वाले होंगे, तो तुम उनका ख्याल रखना। मैंने गुस्साते हुए कहा, जान ना पहचान पता नहीं किसे कह दिया घर पर आने के लिए, और वह भी तब जब तुम भी नहीं रहोगे घर। मैं कैसे क्या करूँगी? शाम को ठीक 7 बजे डोरबेल बजती है। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो चौंक जाती हूँ। मेरे सामने विशाल खड़े थे। एक बार मुझे लगा कि यह क्या हो रहा है, लेकिन आंखें मलते हुए ठीक से देखा तो मैं हैरान हो गई। विशाल, तुम यहाँ? मुझे देखते ही विशाल हाथों में गुलाब के गुलदस्ते को मुझे देने लगते हैं। कुछ पल हम दोनों में खामोशी रही। हम दोनों खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। तभी विशाल ने कहा, अंदर नहीं बुलाओगे मुझे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी परेशानी भाप कर विशाल ने कहा, मुझे नीलेश जी ने बुलाया है, उनका घर यही है ना? मैंने विशाल को अंदर आने का रास्ता दिखाते हुए कहा, हाँ, घर तो उन्हीं का है और मैं उनकी पत्नी हूँ। विशाल ने कहा, कैसी हो तुम? मैंने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी हूँ, और तुम कैसे हो? विशाल ने कहा, वंशिका, क्या तुम मुझे कभी माफ़ कर पाओगी? मैंने कहा, माफ़ी किस बात की चाहते हो विशाल? तुम उस समय जो तुम्हें ठीक लगा वह तुमने किया। तुम्हारे उस फैसले के बाद से किसी की ज़िंदगी में क्या हुआ नहीं हुआ, तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? और यह सब बात करके अब कुछ मतलब नहीं है। छोड़ो यह सब बातों को। तुम बताओ, मुझे जहाँ तक याद है कि तुम तो किसी बड़ी कंपनी में काम करते थे, फिर पेंटिंग कैसे शुरू कर दी? आज तो तुम काफ़ी बड़े पेंटर भी बन गए हो। विशाल हंसते हुए बोला, वक्त के साथ सब कुछ छूट गया और कुछ छोड़ना पड़ गया। कोई तो है जो मुझे पेंटर के रूप में देखना चाहती थी। उसका सपना था मैं एक दिन पेंटर बनूं, अखबारों में मेरा नाम हो। बस उसी का यह सपना पूरा कर रहा हूं। लेकिन एक दिन वो मुझसे रूठ कर चली गई, न जाने कहाँ। बस उसी की यादों को अपनी पेंटिंग के रंगों में अपनाने की कोशिश करता रहता हूँ। मैंने तड़प कर कहा, जब इतना ही प्यार करते थे उससे तो उसे जाने ही क्यों दिया? विशाल सर झुका के बोले जा रहे थे कि अगर उस दिन मैं जानता कि उस एक पल की कमजोरी की वजह से यह हादसा घटित हो जाएगा तो शायद मैं ऐसा कभी नहीं करता। जानती हो वंशिका, उस दिन तुमसे दूर जाते वक्त जब मैं एक एक कदम रख रहा था तो ऐसा लग रहा था कुछ कीमती सा पीछे छूटते जा रहा है। 6 महीने पहले तक नहीं जानता था कि मैं तुमसे बात भी कर सकता था। बस तुम्हारी यादों के सहारे ही मैं कैसे भी जिंदा हूँ, इसी आस में कि तुमसे एक दिन मिल पाऊंगा। तभी उस समय मुझे यह एहसास नहीं हुआ था कि तुम मेरे जीवन का कितना अजीज हिस्सा हो। पेरिस से लौटते वक्त मैंने महसूस किया था कि तुम्हें, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस ला कर ही रहूँगा। मुझे अब किसी का कोई डर नहीं है। जैसे ही मैं घर आया तो मैं तुरंत तुम्हारे घर गया। मैंने तुम्हारे घर पर जब तुम्हारी बहन से पूछा था तो तुम्हारी शादी के बारे में मुझे पता चला। इतना कहते ही विशाल रुक गया, फिर लंबी सांस लेते हुए कहा, पता है तुम्हें, उस पल ऐसा लगा मानो किसी ने मुझसे मेरे हिस्से की ज़मीन आकर छीन ली है। याद है वंशिका, तुम हमेशा कहा करती थी कि
तुम्हें अपनी लापरवाही की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वह कीमत तुम होगी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। जब तुम मेरे साथ होती थी तो सब कुछ कितना अच्छा लगता था। तुम्हारा साथ मेरे जीने की वजह था। तुम्हारे जाने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जी कर क्या करूँगा। मेरे जीने की वजह नहीं थी मेरे पास, तो मैं किसके लिए जीता। पागलों की तरह हालत हो गई थी मेरी। तुम्हें क्या मालूम होगा यह सब बात। मेरे घर वाले भी मुझे समझा समझा कर थक चुके थे, लेकिन मैं हूँ कि तुम्हें पाना चाहता था, तुम्हें अपने पास देखना चाहता था, जो मुमकिन नहीं था वही सब चाहता था जो मुमकिन नहीं था वही सब चाहता था। मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए मुझे कितना कहते थे, लेकिन मैं नहीं माना। फिर एक दिन माँ ने थक कर कह ही दिया, जाओ ले आओ जिसको तुम पसंद करते हो, उसे ही इस घर की बहू बनाकर ले आओ। माँ की बात सुनकर पहले मैं बहुत ज़ोर से हंसा और फिर उनके गले लगकर बच्चों की तरफ फूट फूट कर रो पड़ा। माँ बिना कुछ कहे सब बस मेरे सिर पर हाथ फेरती रही। शायद वह भी समझ गई थी कि अब इसके लिए भी देर हो गई है। मैं तुम्हारे भरोसे पर पूरा ना उतर सकने के अपराध बोध से मुझे व्यथित कर दिया था। हर पल बस एक ही ख्याल रहता था मन में कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया वंशिका। न जाने किस तड़प और तकलीफ से तुम्हें गुजरना पड़ा होगा। आज भी जब सोचता हूँ तो आत्मा तक कांप उठती है मेरी। इसी वजह से आज तक मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सका हूँ। न जाने कितनी बार मैंने भगवान से दुआ भी मांगी कि बस एक बार मुझे वंशिका से मिला दो। तुमसे मिल पाता तो कहता कि वंशिका मुझे माफ़ कर दो। मैं सचमुच कायर था जो कुछ कर न सका, न अपने प्यार के लिए न तुम्हारे विश्वास के लिए। मैं पूरी तरह टूट चुका था। फिर अचानक एक रात मुझे तुम्हारी वही कही हुई बातें याद आने लगी जो तुमने कही थी कि मैं तुम्हें एक पेंटर के रूप में देखना चाहती हूँ। यही मेरा सपना है। फिर अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने मन में ठान लिया था कि मैं तुम्हारा वह सपना पूरा कर दिखाऊंगा। बस इतनी ही कहानी है इस मामूली से पेंटर की वंशिका। इतना कहकर विशाल खामोश हो गया। विशाल की बातें सुनकर मेरे आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने अपने आंसू को पोंछते हुए कहा, क्यों दी तुमने अपने आप को इतनी बड़ी सजा विशाल? क्यों अपने साथ तुमने भी मुझे गुनहगार बना दिया विशाल? मेरा हाथ थामते हुए विशाल ने कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है वंशिका। मैं ही तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, और जब तक मुझे यह बात समझ आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ बदल चुका था। फिर हम दोनों के बीच कुछ पलों की खामोशी थी। थोड़ी देर बाद खामोशी तोड़ते हुए विशाल ने कहा, वैसे अच्छा हुआ जो तुम मुझे मिल गई। मैं तुमसे कब से मिलना चाहता था। मैं तुमसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहता था और यह भी बताना चाहता था कि देखो वंशिका, मैं तुम्हारे सपने को पूरा कर रहा हूँ। तभी मेरी 5 साल की बेटी अंदर के कमरे से ममा ममा कहती हुई आ जाती है और मेरा गला पकड़कर खड़ी हो जाती है। मैंने अपनी बेटी को विशाल से मिलाते हुए कहा, यह देखो बेटी, यह विशाल है, और विशाल, यह मेरी बेटी पीहू है। विशाल ने पीहू को अपनी गोद में उठा लिया और चौंकते हुए कहा, पीहू, यह तो वही नाम है ना जो हम दोनों ने सोचा था अपनी बेटी के लिए? मैंने कहा, हाँ विशाल, पीहू, जो तुम अपनी बेटी का नाम रखना चाहते थे। मैं तुम्हें तो ना पा सकी, पर पीहू के नाम में तुम्हें हमेशा करीब पाती हूँ। मेरी यह बात सुनकर विशाल मुस्कुरा उठे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। देखा तो नीलेश थे। नीलेश के कमरे में आते ही विशाल ने कहा, नीलेश, आप तो मुझे बुलाकर गायब ही हो गए थे। नीलेश ने कहा, मुझे ऑफिस में थोड़ा काम आ गया था, इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया। वैसे यह मेरी पत्नी है, इन्होंने आपकी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं की ना? विशाल ने कहा, जी नहीं। नीलेश कहते हैं, आप सोच रहे होंगे कि जान न पहचान और मैंने आपको घर पर बुला लिया, वह भी खाने पर। क्या वजह होगी इसकी, है ना? आप जानना चाहते होंगे। विशाल कुछ नहीं कहता है। मैंने उत्सुकता से विशाल की तरफ देखा। फिर नीलेश की आगे की बातों के बारे में सोचने लगी कि नीलेश अब क्या कहने वाले हैं। नीलेश कहते हैं, कल जब मैं आपकी पेंटिंग देख रहा था तो मैंने वहाँ वंशिका की भी पेंटिंग देखी। पेंटिंग देखकर मैं चौंका। फिर जब आपके लोगों से पूछताछ करके मैं उस पेंटिंग को जब खरीदना चाहता था तो उन्होंने उस पेंटिंग को बेचने से यह कहकर मना कर दिया कि यह पेंटिंग बेचने की नहीं है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर क्यों नहीं बेची जा सकती। तो फिर मैंने इस बात की पूछताछ की तो पता चला कि आखिर यही वजह थी कि आपके शादी न करने की और अच्छी खासी नौकरी छोड़कर पेंटर बनने की। तो मुझे लगा कि कहीं इसका संबंध वंशिका से तो नहीं। प्यार किसी का भी हो, सम्मान करने लायक होता है, और आपका प्यार की तारीफ सम्मान देखकर मेरे मन में आपके लिए और भी इज्जत बढ़ गई। आपने जो कुछ भी किया अपने प्यार के लिए किया। जब मैंने सोचा कि आपने जिसके लिए यह सब किया है उसे भी तो मालूम चलना चाहिए, इसलिए मैंने आपको अपने घर खाने के लिए बुलाया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे गलत नहीं समझेंगे।
विशाल ने नीलेश का हाथ पकड़कर कहा, आप सोच भी नहीं सकते नीलेश जी कि आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं 7 साल से अपनी आत्मा पर एक बोझ लिए जी रहा था और आज आपकी वजह से उससे कुछ हद तक निजात पा सका हूँ, सिर्फ आपके कारण। अगर मैं वंशिका से माफ़ी न मांगता तो शायद चैन से मर भी नहीं पाता। नीलेश जी, कई बार अपनी नासमझी में इंसान जान ही नहीं पाता कि आपके पास कुछ अनमोल है। वह तो उसके चले जाने के बाद ही समझ में आता है कि उसने क्या खो दिया है। आप सच में बहुत किस्मत वाले हैं जो आपके पास वंशिका जैसी जीवन साथी है। नीलेश ने मुस्कुराकर मेरे कंधे पर बाहें डालते हुए कहा, वह तो मैं हूँ, क्यों वंशिका। नीलेश की बातें सुनकर हम सभी मुस्कुरा देते हैं। तभी विशाल कहते हैं, अच्छा मैं चलता हूँ। यह शाम मुझे जीवन भर एक अच्छी याद की तरह मेरे साथ रहेगी। विशाल को छोड़ने के लिए मैं और नीलेश बाहर तक आए। मैंने विशाल से कहा, विशाल, बहुत सजा दे चुके तुम अपने आप को, अब तो कोई अच्छा जीवन साथी चुन लो। विशाल ने मुस्कुराकर कहा, वंशिका, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें नीलेश जैसा जीवन साथी मिला। हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता है। जिस प्यार की तुम हकदार थी वह तुम्हें मिल चुका है। नीलेश तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं। जो सम्मान और प्यार तुम्हें मिलना चाहिए था वह तुम्हें मिल रहा है। लेकिन अगर मुझे नीलेश जैसी ही कोई साथी नहीं मिली जो तुम्हारे प्रति मेरी भावना को वैसा ही सम्मान दे सके, तो मैं अकेला ही ठीक हूँ। बस एक इच्छा थी, तुम पूरी करोगी। मैंने उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं दिया, बस उसे देख रही थी। विशाल समझ गया, इसलिए उसने दोबारा कहा, मैं चाहता हूँ तुम एक बार मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन में आओ और देखो कि मैं तुम्हारा सपना पूरा कर सकता हूँ या नहीं। क्या तुम आओगी वंशिका? मैंने कहा, ज़रूर आऊँगी। उस समय मेरी बातें सुनकर विशाल के चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान थी। यह कहकर विशाल फिर जाने लगता है। मैं और नीलेश उसे जाता हुआ देखते रहते हैं। मैंने धीरे से अपना सिर नीलेश के कंधे पर रखा तो नीलेश ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी? ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।